नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल OneExam.in पर। आज की क्लास हमारी मैनेजमेंट की क्लास चल रही थी। पार्ट 1 पार्ट 2 टॉपिक हमारा मैनेजमेंट था, उसका पार्ट 1 पार्ट 2 मैं आपके लिए ला चुका हूँ। क्लास हो चुकी है। आई होप उस क्लास में आपकी काफ़ी हेल्प हुई हो और क्लास आपको काफ़ी समझ में आई हो। राइट, आज की क्लास है हमारी पार्ट 3, जिसमें हम बात करेंगे जो कि फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के फंक्शन, मैनेजमेंट के जो क्रिया है उसकी बात करते अपन चल रहे थे। और इस फंक्शन में 5 तरह के फंक्शन मैंने आपको बताए थे लास्ट क्लास के अंदर। मैनेजमेंट के प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग और कंट्रोलिंग। राइट, इस तरीके के आपके कितने थे? 5 फंक्शन थे। किसके? मैनेजमेंट के। एक एक फंक्शन को अपन देखते हुए चलेंगे, एक एक फंक्शन को समझते हुए चलेंगे। ठीक है, नोट्स काफ़ी कुछ है उस चीज़ों में, लेकिन अपन उनको जितना हो सके अच्छी तरीके से पढ़ते हुए चलेंगे। राइट, हिंदी इंग्लिश के नोट्स अवेलेबल है। उसके साथ साथ प्लानिंग 5 फंक्शन यानी मैनेजमेंट का जो मैं 4 पार्ट में लाने की कोशिश कर रहा हूँ, उसके अंदर मैनेजमेंट और उसके 5 फंक्शन के बारे में बात कर चुका हूँ। राइट, मैंने उसके चलेंगे, 2 पार्ट आ चुका है, 2 पार्ट और आज की क्लास के बाद ये तीसरा पार्ट हमारा, उसके बाद स्टार्ट हो जाएगा। राइट, तो शुरू करें बिना विलंब किए, बिना देर किए। चलो आज की क्लास शुरू करते हैं हम अपनी। ओके, लास्ट यहाँ तक हुआ था, ये 5 पार्ट थे हमारे मैनेजमेंट के जो हम पढ़ रहे थे। राइट, अब यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं, हम आगे की बात स्टार्ट कर लेते हैं और आज का पहला पार्ट लेते हैं, पहला फंक्शन लेते हैं, इसका स्टार्ट करते हैं। प्लानिंग, जिसको हिंदी में क्या बोला जाता है? नियोजन। क्या बोला जाता है? नियोजन। ठीक है, ये नियोजन बोला जाता है, जिसको प्लानिंग कहते हैं। ये सबसे फर्स्ट स्टेज है मैनेजमेंट का। जब भी कोई मैनेजमेंट करता है, जब भी कोई मैनेजर मैनेजमेंट करने जाता है, उसका पहला स्टेप होता है, उस ऑर्गेनाइजेशन का पहला स्टेप होता है प्लानिंग करना, नियोजन करना। आपको प्लानिंग करना ही पड़ेगा, बिना प्लानिंग आप आगे के पार्ट्स या आगे के फंक्शन आप कर ही नहीं सकते जी। तो पहले इसका समझते हैं, ये कंसेप्ट, पहले इसका कंसेप्ट समझते चलते हैं, उसकी अवधारणा समझते चलते हैं कि ये प्लानिंग होता क्या है, प्लानिंग का मतलब क्या है। ठीक है, सबसे पहले प्लानिंग इज डिसाइडिंग। ये क्या करता है? डिसाइड करता है कि हमें डिसाइडिंग इन एडवांस। सबसे पहले प्लानिंग का मतलब ही क्या है कि किसी चीज को एडवांस में सोचा जाए, किसी चीज के बारे में एडवांस में पहले ही हमें पता चला जाए, और वो पहले क्या हम पता करें उसका डिसाइड करना ही क्या कहा जाता है? प्लानिंग कहा जाता है। 2 सवाल उठ के आता है, व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। ये 2 सवाल है जिसके ऊपर पूरी प्लानिंग है। व्हाट टू डू यानी क्या करना है हमें, और हाउ टू डू यानी कैसे किया जाए, कैसे किया जाए। ये 2 सवाल हमारे सामने आते हैं, व्हाट टू डू और हाउ टू डू, और इसी को प्लानिंग कहा जाता है। हमें क्या करना है और किस तरीके से करना है, कैसे करना है, इसी ये 2 सवालों के जवाब ढूंढना ही क्या कहलाता है? प्लानिंग कहलाता है। राइट, ओके, ये प्लानिंग क्या है? प्लानिंग एक बेसिक मैनेजरियल फंक्शन है, आपका मैनेजमेंट का फंक्शन है, बेसिक फंक्शन है। बेसिक फंक्शन यानी मेन फंक्शन यही है। इसके ऊपर डिपेंड करते ही हम आगे अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सकते हैं। राइट, प्लानिंग में क्या इन्वॉल्व होता है? प्लानिंग इन्वॉल्व्स सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। आपको सबसे पहले अपने उद्देश्यों को निर्धारित करना पड़ेगा। यहाँ से अपने उद्देश्यों को निर्धारित करना पड़ेगा। उसके बाद उस निर्देशों को निर्धारित करने के बाद, यानी उद्देश्यों को निर्धारित करने के बाद, आपके ऑब्जेक्टिव को सेट करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा कि उससे आपको एक ऐसा प्लान बनाना पड़ेगा, डेवलप करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। डेवलपिंग एप्रोप्रिएट एक्शन, एप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन, एप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन। एप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन किस लिए बनाओगे आप, किस लिए डेवलप करोगे? कि जो आपने ऑब्जेक्टिव बनाया है उसको आप हासिल कर सके। टू अचीव दीज ऑब्जेक्टिव्स। बात मेरी समझ में आई आपको? यानी प्लानिंग करना क्या है? प्लानिंग करने का पहला काम है, फिर सबसे पहले तो आप अपना ऑब्जेक्टिव सेट करो, यानी अपना उद्देश्य निर्धारित करो, और उसके बाद ऐसा प्लान डेवलप करो, एक कोर्स ऑफ एप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन। एप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन का मतलब क्या हुआ? एक इस तरीके से हिंदी में बात करो अगर तो समुचित कार्यविधि। क्या लिखा हुआ है? समुचित कार्यविधि। यानी आपको एप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें आगे क्या स्टेप लेने हैं, और ये किस लिए डिसाइड करोगे, ये किस लिए डेवलप करोगे? इसलिए डेवलप करोगे ताकि आपका जो ऑब्जेक्टिव आपने अभी सेट किया उसको आप अचीव कर सको। टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव, अपने उद्देश्य को हासिल कर सको। राइट, तो इसी को क्या कहला जाता है? प्लानिंग। यानी प्लानिंग के दिमाग में सीधी सी बात है नियोजन। मैं बात यहीं पे खत्म कर सकता हूँ। मैनेजमेंट के फंक्शन के अंदर प्लानिंग क्या होता है, इतनी सी बात बताइए आपको। आई थिंक मेरा वीडियो होगा 4-5 मिनट का वीडियो होगा, और यहीं पे प्लानिंग की बात खत्म हो जाती है, यहीं पे प्लानिंग की बात खत्म हो जाती है। यानी सारी बात प्लानिंग के अंदर यही खत्म हो जाती है। कैसे किया जाए, क्या किया जाए, और इसके अंदर क्या इन्वॉल्व है? सबसे पहला ऑब्जेक्टिव सेट करना, और फिर अपने कोर्स ऑफ एक्शन, अपनी गतिविधियों को इस तरीके से सेट करना है, स्टेप क्या क्या लेना है हमें, ताकि वो जो ऑब्जेक्टिव हमारा वो हासिल हो सके। ठीक है,
इसके अलावा कुछ बातें करते हुए, हालांकि बात तो यहीं पे खत्म हो जाती है, लेकिन फिर भी कुछ बात करते हैं कि भाई इसके इंपॉर्टेंस क्या है, राइट, प्लानिंग करने की क्या क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है, उसके फीचर्स क्या है, प्लानिंग प्रोसेस क्या है जो इंपॉर्टेंट होता है कि किस तरीके से हम प्लानिंग करते हुए चले। चलो सबसे पहले इंपॉर्टेंट फीचर्स, जो भी बोलो इंपॉर्टेंट्स ही क्या होते हैं, फीचर होते हैं, यानी उसका महत्व ही क्या होता है, उसके फीचर होते हैं, उसकी क्रिया होती है, राइट। तो चलते हैं, क्या इंपॉर्टेंस है, प्लानिंग का इंपॉर्टेंस क्या है उसको देखते हुए चलते हैं, राइट, यानी इसका महत्व क्या है, क्यों प्लानिंग हमें करनी चाहिए, राइट, नियोजन हमें क्यों करना चाहिए। सबसे पहला तो है कि इट प्रोवाइड्स डायरेक्शन। ये क्या देता है, हमें डायरेक्शन देता है, ये हमें निर्देशन देता है। ये क्या देता है, निर्देशन देता है, ये हमें आगे जाने का एक पर्टिकुलर डायरेक्शन देता है। इसलिए प्लानिंग करना जरूरी है ताकि आपके सामने रोड मैप हो, आपके सामने ब्लूप्रिंट हो, तभी आप ये समझ पाओगे कि हमें जाना किस ओर है और कितना समय लगेगा उस ओर पहुंचने में। तो ये सब प्लानिंग का हिस्सा होता है। तो ये हमें क्या देता है, एक डायरेक्शन देता है, एक फ्यूचरिस्टिक ऑब्जेक्ट देता है, हमें फ्यूचर में सोचने के लिए आज की क्रिएटिविटी प्रोवाइड करता है, राइट। ये क्या करता है, प्लानिंग reduces the risk of uncertainty। ये क्या बात हुई सर, अभी बताते हैं। अनसर्टेनिटी, जो अनसर्टेनिटी है, जो अनिश्चित होने वाली बातें हैं, जो अनिश्चितता का खेल है, ठीक है, ये चाहे अनिश्चितता, जो अनसर्टेनिटी है, जो अनिश्चित है, आगे फ्यूचर में क्या होने वाला है किसी को नहीं पता। तो प्लानिंग करने से आगे होने वाली अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता जो होने वाली है आगे, उसके लिए आप क्या कर सको भाई, पहले तो आपको पता नहीं होता होने वाला क्या हो, लेकिन अगर आपकी प्लानिंग अप्रोप्रिएट है और प्लानिंग आपने ये सब बात पहले ही सोच रखी है, तो वो जोखिम जो है, जो रिस्क है, वो क्या हो जाएगा, थोड़ा कम हो जाएगा। पूरा एलिमिनेट नहीं कर सकते, खत्म नहीं कर सकते, लेकिन प्लानिंग के जरिए हम क्या कर सकते हैं, आगे होने वाली कुछ घटनाओं का जोखिम हम पहले से ही, ताकि हम इस तरीके से प्रोविजन बना ले, हम किसी प्रकार का प्रावधान बना के चले कि भाई हमारे पास ये चीज़ होनी चाहिए, कल उठ के ऐसी चीज़ हो जाए तो हम ये रिजर्व प्रॉफिट हमारा, इससे हम हमारा काम चला सके। ये सब प्लानिंग का हिस्सा होता है, राइट। तो प्लानिंग होना महत्वपूर्ण है, जरूरी है, राइट। और क्या फायदे हो सकते हैं इसके, सर इससे ये हो जाएगा कि जो आप जो आपकी वेस्टफुल एक्टिविटीज़ है, उसको भी आप क्या कर सकते हो, रिड्यूस कर सकते हो। भाई आप प्लानिंग करोगे तो आप ये ध्यान रखोगे, प्लानिंग करने के पहले ही आप ये चीज़, काफ़ी चीज़ों पे सोचोगे, आप काफ़ी बिंदुओं पे, काफ़ी पॉइंट्स पे आप बातें करोगे, सोचोगे प्लानिंग करते समय, तब आपको समझ में आएगा कि इस पॉइंट पे, इस जगह पे हमारा काम थोड़ा वेस्टफुल एक्टिविटी होने वाली है। दैट मीन्स वो एक्टिविटी जो आपके कार्य में कहीं पर भी आपको प्रॉफिट नहीं दे रही है, कहीं पर भी आपको फायदा नहीं दे रही, तो उन कार्य और उन एक्टिविटी को क्या कहा जाता है, वेस्टफुल एक्टिविटी। तो आप पहले ही क्या करें, उस वेस्टफुल एक्टिविटी को प्लानिंग करते समय ही पहले तो सुनिश्चित करें कि कौन सी वेस्टफुल एक्टिविटी है, और उसके बाद उसका क्या करें, उसको रिड्यूस करने की कोशिश करें कि भैया इन चीज़ों पर, यहाँ पॉइंटों पर हमें बात को ध्यान रखना है। और ये कब हो पाएगा, जब आप एक प्लानिंग कर पाओगे, किसी चीज़ को कार्य करने से पहले उसकी प्लानिंग करोगे, तभी ये सारी चीज़ें आपके सामने आके खड़ी होगी, राइट। ओके सर, यहाँ तक हमें बात समझ में आई, बिल्कुल। और क्या है, कुछ पॉइंट लिखते हैं। और इसका प्लानिंग करने का सबसे प्लस पॉइंट क्या पता है, हम पूरी प्लानिंग करेंगे और हमारा फोकस क्या रहेगा, फोकस ऑन हमेशा क्या रहेगा, अचीविंग ऑब्जेक्टिव। हमारा पहला और लास्ट फोकस ही क्या रहेगा, हमें हमारे ऑब्जेक्टिव को, हमारे उद्देश्य को हमें अचीव करना है, और हमारा जो केंद्र बिंदु है वो लक्ष्य प्राप्ति रहेगा, और हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, यही हमारा उद्देश्य रहेगा। तो ये एक अच्छी बात है, प्लानिंग से फायदा ये रहेगा कि आप इधर उधर अपने उद्देश्य को भटकाओगे नहीं, और इधर उधर आपका काम नहीं जाएगा, काम एक सटीक लाइन में जाएगा, क्योंकि आपका शुरू से लेकर एंड तक मोटिव क्या होगा, प्लानिंग बनाते समय मोटिव क्या होगा कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, और सारे काम वही करोगे जो लक्ष्य को प्राप्ति के लिए काम किए जा सकते हैं, ठीक है। और एक और बात ध्यान रखना, इट इज़ ए कंटिन्यूस प्रोसेस है। ये क्या है, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये कभी नहीं रुकने वाला प्रोसेस है। ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग में प्लानिंग कर दी, आगे जाके आप प्लानिंग नहीं करोगे, आपको प्लानिंग हर स्टेप पे, हर स्टेज पे प्लानिंग करते रहना पड़ेगा, हर स्टेज पे आपको प्लानिंग करनी ही पड़ेगी, राइट। तो प्लानिंग की इतनी सारी बातें की अपने, इतने सारी इंपॉर्टेंस की, और भी सारी इंपॉर्टेंस है इसके रिलेटेड, वो आप नोट्स के अंदर पढ़ लेना। और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है जो मैंने आपको बताते हुए चला, राइट, ठीक है। अब आगे चलते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा, वो है प्लानिंग प्रोसेस। क्या है, प्लानिंग प्रोसेस, यानी प्लानिंग करते समय हमें प्लानिंग प्रोसेस में क्या क्या स्टेप्स का ध्यान रखना है, किस तरीके से प्लानिंग का प्रोसेस होगा। तो पहली चीज तो मैंने डेफिनेशन में बता दी कि प्लानिंग का पहला काम क्या है, नियोजन का पहला काम क्या है, अपने लक्ष्य को निर्धारित करें, तो अपने ऑब्जेक्टिव को निर्धारित करें। तो स्टेप नंबर 1 तो क्या आपके सामने, आपको खुद को ही पता है क्या, सेटिंग ऑब्जेक्टिव। क्या है, सेटिंग ऑब्जेक्टिव। सीधी सी बात है, किसी चीज़ को प्लानिंग करने जाओगे तो सबसे पहले आपके सामने क्या होना चाहिए, कोई ऑब्जेक्टिव तो होना चाहिए, उसी को तो हासिल करोगे तभी तो आपका लक्ष्य प्राप्त, यानी आपका जो कार्य है, जो प्रोसेस है वो पूरा होगा। तो सबसे पहला स्टेप है सेटिंग ऑब्जेक्टिव, यानी ऑब्जेक्टिव आपको अपना सेट करना है कि जो प्लानिंग बनाने जा रहे हो वो प्लानिंग का मेन उद्देश्य क्या है, वो उद्देश्य आपका सेट होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात आपको क्या करना पड़ेगा, डेवलपिंग
डेवलपिंग प्रीमाइसेस। प्रीमाइसेस डेवलप करने का मतलब क्या हुआ, आपको वो सारे आधार जो स्ट्रक्चर, अगर प्रीमाइसेस बोलूँ तो मैं स्ट्रक्चर बोल सकता हूँ और हिंदी में बोल सकूँ तो मैं आधार बोल सकता हूँ। यानी खाली आपको ऑब्जेक्टिव सेट करने से काम नहीं चलेगा, आपको उस ऑब्जेक्टिव पहुँचने के लिए अपना आधार भी बनाना पड़ेगा। आधार बनाना पड़ेगा मतलब अपना एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। आपको ये सोचना पड़ेगा कि भाई उस ऑब्जेक्टिव तक हमें पहुँचने के लिए किस आधार, किस जरिए का हम यूज ले, तो अपना एक आधार डेवलप करना पड़ेगा आपको। जैसे कि अगर आपका ऑब्जेक्टिव है कि मेरी एक बहुत बड़ी कंपनी, मार्केट में मेरी कंपनी का बहुत ज़्यादा शेयर हो, तो ये आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव हो गया। आपने प्लानिंग स्टार्ट की तो उस शेयर को हासिल करने के लिए अपने पास इतने बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तो होनी चाहिए, इतना बड़ा कैपिटल इन्वेस्टमेंट होना चाहिए हमारे पास, इतना बड़े हमारे पास लोग काम करने वाले होने चाहिए। तो अगर इतना बड़ा हिस्सा, अगर मैं बोलता हूँ मेरा सबसे बड़ा हिस्सा मार्केट में मेरी कंपनी का होना चाहिए, तो उसके पीछे कोई आधार भी होना चाहिए। अगर आधार नहीं है तो दूसरा स्टेप ही आपका क्या है, उस प्लानिंग को हासिल करने के लिए आपको अपना आधार बनाना पड़ेगा। तो आपको स्ट्रक्चर खड़ा करना पड़ेगा, डेवलपिंग प्रीमाइसेस, राइट। स्टेप नंबर 03, तीसरा स्टेप क्या बोलता है, तीसरा स्टेप बोलता है आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव्स, आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव्स कोर्स ऑफ एक्शन, आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शंस। यानी आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उस पर्टिकुलर जो डेफिनेशन में हमने पढ़ा कि पहले तो ऑब्जेक्टिव सेट करने के बाद उस ऑब्जेक्टिव को आपको डेवलप करना पड़ेगा। कोर्स ऑफ एक्शन, आपको कार्यविधि बनानी पड़ेगी। आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक ऑब्जेक्टिव तक पहुंचने के लिए एक पूरे स्टेप का एक के बाद एक स्टेप बनाने पड़ेंगे, तो उसको बोलते हैं अप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन। तो सबसे पहले तो आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, आपको ये पता लगाना पड़ेगा कि भैया आपके ये जो वैकल्पिक जो इतने सारे ऑप्शंस होंगे अप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन के, वो क्या होंगे। यानी अगर मैं बोलूँ मार्केट शेयर मुझे सबसे ज़्यादा चाहिए मेरी कंपनी का, यानी मेरी पर्टिकुलर मेरे जैसे पेन बनाने की कंपनी है, तो पेन बनाने की कंपनी में इंडिया के अंदर मेरा पर्टिकुलर, यानी मेरे मार्केट, डोमेस्टिक मार्केट ही समझ लो, उसके अंदर मेरी कंपनी का शेयर ज़्यादा होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा किस किस तरीके से मैं उस जो मेरा ऑब्जेक्टिव है उस तक पहुंच सकता हूं। तो आपको आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे अपने एक्शंस को। जैसे 3-4 एक्शन आ गए कि ज़्यादा प्रोडक्शन कर दो, रेट कम कर दो, 3-4 ऑप्शन आ गए, किस तरीके से काम करेंगे हम, और क्वालिटी अच्छी कर दो या क्वालिटी थोड़ी गिरा दो, रेट गिरा दो। तो उस तरीके से आपको शेयर हासिल करना है आपको, तो सबसे ज़्यादा तो आपके सामने अलग अलग आइडेंटिफाई कोर्स ऑफ एक्शन होंगे आपके पास। फिर स्टेप नंबर जो 4 है हमारे सामने, स्टेप नंबर 4 बोलता है वो आइडेंटिफाई करने के बाद आपको इवेल्युएटिंग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इवेल्युएटिंग। जब आपके पास कोर्स ऑफ एक्शन आपके पास आ गए तो आपको इवेल्युएटिंग करना पड़ेगा जो अल्टरनेटिव एक्शंस आपके सामने आए। यानी मैं जैसे रेट कम कर दूंगा, क्वालिटी बढ़ा दूंगा या थोड़ा महंगा कर दूंगा, इस तरीके के जो ऑप्शंस आपके सामने आए, फिर एक एक को आपको इवेल्यूट करना पड़ेगा। इवेल्यूट करने का मतलब क्या होगा कि आपको उनका क्या करना पड़ेगा, पहचान करनी पड़ेगी। एक तरीके से पहचान का मतलब हुआ एक तरीके से आपको उनको जांचना पड़ेगा, उनको आपको समझना पड़ेगा कि कौन सा ऑप्शन ज़्यादा बेटर है, कौन सा ऑप्शन ज़्यादा सही नहीं है, या इन कंपैरेटिव सबसे अच्छा कौन सा है। तो यही करते हैं अपन आम जिंदगी में, यही करते हैं। जैसे किसी को मोबाइल लेना है तो वो क्या करेगा, पहले तो सेट करेगा कि मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है मोबाइल लेने के लिए, मुझे इतनी रैम चाहिए, इतना रोम चाहिए, कैमरा इतना चाहिए, ये सब चाहिए, या मेमोरी इतनी चाहिए, सब। उसके बाद दूसरा स्टेप उसका क्या होता है, दूसरा स्टेप ये होता है कि भाई वो देखता है भाई मेरे पास पैसा है कि नहीं, आधारशिला तो होनी चाहिए कुछ, तो पैसा है कि नहीं, मैं कहाँ से लूँगा, क्या है मेरे पास पैसा है कि नहीं, इतना नहीं है तो कहाँ से अरेंज कर सकता हूँ, ये आधारशिला आप बनाते हो। तीसरा स्टेप होता है कि अच्छा चलो आधारशिला बन गई, अब कौन सी कंपनी का ले, तो आपने 4-5 एक्शन रख दिए कि इस कंपनी का ले, उस कंपनी का ले, ये कंपनी सारे, यानी इस रेंज में इस पर्टिकुलर फीचर्स के साथ मेरे पास 5-6 कंपनी का हो गया। तो ये हो गया डेवलपिंग या आइडेंटिफाइंग अप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन। आपको आइडेंटिफाई करना है कौन से सही है। उसके बाद आपके फंड के बाद आप सब ऑप्शन को इवेल्यूट करोगे, आप सब ऑप्शन की पहचान करोगे, सबको मतलब एक डिटेल्ड नॉलेज लोगे सबका कि भाई अच्छा इसमें ये फीचर्स है, इसमें ये कमी है, इसमें ये फीचर ये कमी है, उनको कंपेयर भी करोगे आपस में। ये सब करने के बाद आप बेस्ट ऑप्शन होगा उसको सिलेक्ट करोगे। बिल्कुल सर, ये तो हम आम जीवन में करते ही है। तो 5वां स्टेप ही आपका है कि सिलेक्टिंग एंड बेस्ट अल्टरनेटिव। जो भी बेस्ट अल्टरनेटिव है आपको लगता है कि इसमें से बेस्ट अल्टरनेटिव क्या है, उसको सिलेक्ट करोगे। और स्टेप नंबर 6 में जब सिलेक्ट करने के बाद उसको क्या करोगे, इम्प्लीमेंटिंग, उसको क्या करोगे, इम्प्लीमेंट करोगे। और साथ में आप क्या करोगे, इम्प्लीमेंट करने के बाद उसका क्या लोगे, फॉलोअप लोगे। देखना समझना मेरी बात।
बेस्ट जो मोबाइल लगा आपने उसको इंप्लीमेंट किया, सॉरी आपने उसको सिलेक्ट किया, इवेल्यूट कर लिया, फिर आप एक बेस्ट को सिलेक्ट करोगे, फिर सिलेक्ट करने के बाद खरीद लोगे, खरीद लेने के बाद फॉलोअप रिव्यू भी तो करोगे कि अच्छा ये सही था या वो क्यों लिया मैंने, और ये इन दोनों में क्या फ़र्क है और क्या मेरा डिसीजन सही है कि नहीं। तो ये फॉलोअप का जरिया है और ये फॉलोअप करने के बाद भी आ गया। तो ये पॉइंट है जो हम आम जिंदगी में यूज़ करते हैं, वही प्लानिंग में, और वही लगभग सारे जितने भी है ना, सब जगह ऐसे पॉइंट स्टार्ट होते हैं, ऐसे स्टेप होते हैं प्रोसेस के, राइट। तो प्लानिंग की प्रोसेस याद रहेगा, मोबाइल से याद रख लेना, आपको याद रह जाएगा। सेटिंग ऑब्जेक्टिव पहले, फिर दूसरी आधारशिला रखो, फिर बहुत सारे कोर्स ऑफ एक्शन को पहले समझो कौन से हो सकते हैं, फिर उनका इवेल्यूट करो, उनका कंपैरिजन करो, जो बेस्ट है उसको चूज करो, फिर इंप्लीमेंट करो और फिर उसका फॉलोअप ले लो, ओके। तो यहाँ तक प्लानिंग की बात समझ में आई, प्लानिंग की बात खत्म हुई, और ये आई होप प्लानिंग की सारी बातें कंप्लीट हो गई है और इसके बाद प्लानिंग में कुछ नहीं आएगा, राइट। मैंने तो बात यहीं पे खत्म हो गई थी, लेकिन कुछ मैंने थोड़ा सा इसको और एलोबरेट किया, राइट। ओके, ये है पहला फंक्शन मैनेजमेंट का, प्लानिंग करना। दूसरा फंक्शन क्या है मैनेजमेंट का कि सर उसके ऑर्गेनाइजिंग करना। क्या करना? ऑर्गेनाइजिंग करना। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या हुआ? संगठन। हिंदी में क्या बोलते हैं? संगठन। सर ये संगठन ऑर्गेनाइजिंग का मतलब यहाँ क्या होता है और यहाँ क्या रिलेशन है इसका कि किस तरीके से करें। तो समझना, आफ्टर प्लान, आपका प्लान बन गया है, सब कुछ ओके है, प्लान अपने एक स्टेप से बना दिया है। नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा प्लान करने के बाद? जस्ट दूसरा स्टेप है टू ऑर्गेनाइज रिसोर्सेज। अब ये समझना, बड़े लेवल में समझना, ऑर्गेनाइज रिसोर्सेज यानी जो भी आपके संसाधन है उनको इकट्ठा करना, उनको क्या करना? ऑर्गेनाइज करना, उनको संगठित करना, उसे बोला जाता है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब संगठन करना, संगठित करना। संगठित का मतलब हुआ कि आपने प्लान तो बना लिया, अब उस प्लान को हासिल करने के लिए आपको बहुत सारे संसाधनों की जरूरत होगी, बहुत सारे रिसोर्सेज की जरूरत होगी। तो आप क्या करोगे? उन सारे रिसोर्सेज को, चाहे वो मैन पावर हो, चाहे मैनेजर टेक्निक हो, चाहे पैसा फाइनेंशियल हो, चाहे वो लेबर हो, चाहे कुछ भी हो, उन सबको आपको क्या करना पड़ेगा? उनको एक तरीके से एक जगह ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। ऑर्गेनाइज मतलब संगठित करना पड़ेगा, एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, उसमें सबका प्लानिंग, सबके रोल होंगे। यानी अगर मोटा मोटी बात करूँ, अगर आपको बिजनेस खोलने जा रहे हो तो सबसे पहले आप बिजनेस की प्लानिंग करोगे कि भैया इस तरीके मेरा बिजनेस चलेगा, पहले मेरे बिजनेस का ऑब्जेक्ट ये रहेगा, उसके बाद हम ये करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, पहले एक फ्लैट लेंगे या कोई जगह लेंगे, उस बिल्डिंग के अंदर हम हमारा, जैसे मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट की एग्जांपल दे देता हूँ आपको, पूरे पाँचों सिस्टम आपको समझाते जाता हूँ। पहले से मैंने कोचिंग इंस्टीट्यूट शुरू करने से पहले ये सोचा कि पहले एक बिल्डिंग लूंगा, बिल्डिंग के साथ साथ मैं क्या करूंगा, ये सब बात मैंने प्लानिंग के टाइम में समझा, स्टेज नंबर 1 के अंदर, प्लानिंग में फंक्शन के अंदर। मैं पहले क्या करूंगा, बिल्डिंग लूंगा, बिल्डिंग के साथ साथ मैंने बोला इतने तक की बिल्डिंग लेनी है, ये सब प्लानिंग का पार्ट है, इतने रुपए तक की बिल्डिंग लेनी है। उसके बाद स्टूडियो सेटअप करने हैं, सारे स्टूडियो सेटअप होंगे, उसके बाद फैकल्टीज को करना है, उसके बाद हमें आपस में, जैसे हम सब है आपस में हमें बात करनी है कि किस तरीके से मार्केटिंग का लेवल हमारा क्या होगा। हर स्टेज की प्लानिंग करते गए, मार्केटिंग का क्या होगा, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या होगा, फिर क्लासेस किस तरीके से रहेगी, कौन से कोर्स हम प्रोवाइड करेंगे, राइट। उसके बाद हमने देखा कि कोर्स प्रोवाइड करने के साथ साथ हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारा एनुअल मेंटेनेंस चार्ज क्या आएगा, जो मंथली मेंटेनेंस चार्ज को हम लेके चलते हैं, तो मंथली मेंटेनेंस चार्ज क्या आएगा। उसके बाद हमें कितने कोर्स मिनिमम ब्रेक इवन पॉइंट पे बेचने हैं, ये सब प्लानिंग का हिस्सा है, ये सब प्लानिंग का हिस्सा। अच्छा, इतना इन्वेस्टमेंट लगेगा, आधारशिला क्या रहेगी, हमारे पास पैसा कहाँ से आएगा, फाइनेंस कहाँ से आएगा, उसके व्यवस्था की। फिर हमने ये बोला कि चलो ये करने के बाद अब एक एक चीज को हम लागू करते जाते हैं, समझते जाते हैं, ठीक है। अब ये सब प्लानिंग कर ली, ये सिर्फ मैंने किताबों में पेपर वर्क पे काम किया, किताबों में काम हुआ, पेपर पे काम हुआ है। अब जब मैं असली धरातल पे काम करने जाऊंगा तो मुझे उनको सबसे पहले अपने संसाधनों को ऑर्गेनाइज यानी उनको संगठित करना पड़ेगा संसाधनों को। तो संगठित करने के लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो करूंगा कि अच्छा सबसे पहले फाइनेंस है तो फाइनेंस कहाँ से लेना है, फिर बिल्डिंग है तो बिल्डिंग वाले से बात करनी है, बिल्डिंग ये भी मेरा एक रिसोर्स संसाधन है बिल्डिंग। फिर मुझे कैमरा स्टूडियो के लिए जो आइटम्स है वो किसको बोलूंगा, किस तरीके से होगा, किस तरीके से सेटअप होगा, इन सब चीज़ों को ऑर्गेनाइज। उसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट टर्म्स आता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एक संगठन के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो हम आगे भी पढ़ेंगे वो है फ्लो ऑफ अथॉरिटी। फ्लो ऑफ अथॉरिटी मतलब ये डिसीजन कौन लेगा, ये डिपार्टमेंट कौन हैंडल करेगा, इस डिपार्टमेंट के ऊपर उसकी देखरेख, रेस्पॉन्सिबिलिटी या उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी, उसकी अथॉरिटी किसकी होगी, इसका जिम्मेदार कौन होगा। इस पर्टिकुलर मार्केटिंग में अगर हम कमजोर है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा, या हम प्लानिंग में कमजोर है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा, अगर हम बेचने में कमजोर है तो उसका जिम्मेदार, पढ़ाने में कमजोर है तो उसका जिम्मेदार, यानी ऑपरेशन टाइपिंग अगर लेट हो रही है नोट्स की या किसी तरीके से तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। तो ये सारा मैनेजमेंट, ये सबका सब मैनेजमेंट देखने
देखने का वाला है, उनका भी एक फ्लो होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो हम वो डिसाइड करेंगे कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन, हमारे संगठन का स्ट्रक्चर क्या होगा, ये फ्लो ऑफ अथॉरिटी का स्ट्रक्चर क्या होगा, जो हम आगे पढ़ेंगे। फंक्शनल और डिविजनल होते हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। तो इस तरीके से आप समझना, पूरे मेरे जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है उसके ऊपर मैं आपको पूरा मैनेजमेंट समझा दूंगा, राइट। तो प्लानिंग यहाँ पे समझ के हमारे स्टेज हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, संसाधनों को इकट्ठा कर रहा हूँ, राइट, संसाधनों को इकट्ठा कर रहा हूँ। तो समझेगा, एक डेफिनेशन लिखा देता हूं, उसी की सारी बात खत्म हो जाती है। अ प्रोसेस दैट इनिशिएट्स इम्प्लीमेंटेशन, a process that initiates implementations of plans by clarifying jobs and working relationships। ये इसकी डेफिनेशन दे रखी है, ठीक है, एक ऑथराइज्ड डेफिनेशन दे रखी है, उसको अपन थोड़ा सा एलोबरेट करेंगे, थोड़ा समझेंगे, ठीक है। आगे लिखा हुआ एंड इफेक्टिवली डिप्लॉइंग रिसोर्सेज टू attainment of for attainment of identified and predetermined कह दो या डिजायर्ड कह दो, डिजायर्ड रिजल्ट्स। समझेगा, कुछ कुछ बातों को अगर कोई दिक्कत है वर्ड्स के अंदर तो मैं हिंदी में भी लिखते जाऊंगा, हिंदी में मैं लिख कर आया हूँ तो आपको थोड़ा सा होगा। क्लैरिफिकेशन, स्पष्टीकरण है, कोई दिक्कत है यहाँ पे? नहीं सर, ये पहले मैं लिख लेता हूँ, फिर मैं समझाने के लिए बीच में डिस्टर्ब नहीं होऊंगा, ठीक है। स्पष्टीकरण हो गया किसका, क्लैरिफिकेशन का मामला, ठीक है। और बाकी सब तो मैं बताता जाऊँगा, चलो आगे पढ़ते चलते। चलो, क्या डेफिनेशन दे रखी है ऑर्गेनाइजिंग की, यानी संगठन, किसी चीज़ के संगठित करना, उसकी क्या डेफिनेशन दे रखी है, समझेगा तुम। अ प्रोसेस दैट इनिशिएट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान। सबसे पहली बात है, ये एक वो प्रोसेस है, एक ये सिस्टम है, प्रोसेस है, जो क्या करता है, जो प्लान आपने बनाया उसको इंप्लीमेंट करने का तरीका। तो वो तो मैंने बात बताई दी आपको कि जो हमने प्लान बनाया था बुक्स के अंदर, तो उसके बाद इंप्लीमेंट करना उसका काम है। यानी रिसोर्सेज को जो मैं इकट्ठा कर रहा हूँ, संसाधन को इकट्ठा कर रहा हूँ, तो यानी उस प्लान के अकॉर्डिंग ही करूंगा। तो प्लान को इंप्लीमेंटेशन करने का एक तो तरीका ही है, ठीक है। बाय क्लैरिफाइंग जॉब्स, यानी हमें क्या स्पष्टीकरण, पहले सबसे पहले इंप्लीमेंट करते करते हमें एक दूसरे के जॉब्स को, एक दूसरे की रेस्पॉन्सिबिलिटी को क्या स्पष्टीकरण होना चाहिए, जो प्लानिंग के अंदर पहले से ही डाल चुके होंगे हम। यानी पर्टिकुलर बिल्डिंग को कौन ढूंढेगा, ये मेरी जिम्मेदारी। फिर इस पर्टिकुलर क्लास को सेटअप कौन करेगा, ये किसी और सर की जिम्मेदारी, जो मेरे पार्टनर्स है। उसके बाद ये कौन करेगा, नोट्स मटेरियल के लिए कौन अभी से शुरुआत करेगा, मार्केटिंग की कौन करेगा। तो सबकी एक क्लैरिफाइड जॉब है, राइट। ये सब भी ऑर्गेनाइजिंग का तरीका है, ठीक है। यानी हमको क्या करना, संसाधन, ये भी संसाधन है, इनको भी इकट्ठा कर रहे हैं। एंड वर्किंग रिलेशनशिप, और क्या कौन किससे आपस में रिलेशनशिप, वर्किंग रिलेशनशिप रहेगा, यानी इसके ऊपर कौन ध्यान रखेगा, मार्केटिंग सही हुई कि नहीं हुई, इसके ऊपर भी अथॉरिटी बिठानी पड़ेगी, राइट। या पर्टिकुलर कोई सर है तो, या पर्टिकुलर मेरे को पार्टनर है तो उनके अंडर में कितने लोग काम करें, उनके ऊपर उनका ध्यान कौन रखेगा वो, और उनका रिव्यू कौन लेगा एट ए टाइम। हम लेंगे कि वीकली हम मीटिंग करेंगे और रिव्यू लेंगे कि भाई आपके फील्ड में कितना काम हुआ, आपके फील्ड में कितना काम हुआ और मेरी फील्ड में कितना काम हुआ। तो एक वर्किंग रिलेशनशिप होगा। एक आपको क्या करना पड़ेगा, सबकी जॉब को क्लैरिफाई करना पड़ेगा और प्लानिंग के हिसाब से अपने प्लान को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, राइट। एंड इफेक्टिवली, प्रभावपूर्ण तरीके से हमें क्या करना पड़ेगा, डिप्लॉइंग रिसोर्सेज, जो हमारे रिसोर्सेज है उनको प्रभावी तरीके से हम उसको लागू करें, प्रभावी तरीके से उसका इंप्लीमेंट करें। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, राइट। तो ये जो हर स्टेप जो लेंगे हम, वो इसलिए लेंगे कि हमारे रिसोर्सेज का सही ढंग से और प्रभावी तरीके से ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो सके, प्रभावी तरीके से उनका यूटिलाइजेशन हो सके। और ये सब हम किस लिए करेंगे, फॉर द अटेनमेंट ऑफ, हासिल करने के लिए, क्या, जो हमारा आइडेंटिफाइड और डिजायर्ड रिजल्ट है, जो हमारा सोचा हुआ, जो हमारा चिन्हित डिजायर्ड रिजल्ट है, जो आइडेंटिफाइड है, उस आइडेंटिफाइड, इच्छित और चिन्हित लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए हम ये सारी बात करेंगे। सिंपल सी डेफिनेशन, कोई दिक्कत ही नहीं है। इसी को बोला जाता है ऑर्गेनाइजिंग, राइट। यहाँ पे बात वापस खत्म हो जाती है, लेकिन कुछ इसको थोड़ा एलोबरेट करेंगे, कुछ बड़ा करेंगे, क्योंकि इसके अंदर दे रखा है, नोट्स के अंदर और भी चीज़ें दे रखी है। बहुत सारी चीज़ें आपके सामने हैं, कॉलेज और स्कूल्स में पढ़ चुके होंगे ऑर्गेनाइजिंग को, पर आई गारंटीड इससे अच्छा आप नहीं पढ़ पाओगे। जो मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको अच्छी तरीके से समझाने की, वो, राइट। चलो शुरू करते हैं। स्टेप क्या है, स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग,
यानी ऑर्गेनाइजिंग यानी संगठित, आपको कोई चीज़ के ऑर्गेनाइजेशन करना है, उसका प्रोसेस जो है उसमें क्या क्या स्टेप है, जो अपन ने जैसे प्रोसेस हमने प्लानिंग का पढ़ा था वैसे इसका पढ़ेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो स्टेप नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं अपन, स्टेप नंबर 01 से स्टार्ट करते हैं। चलो, सबसे पहले आइडेंटिफाइंग एंड डिवीजन ऑफ वर्क। जो पहला ही स्टेप है वो क्या है, हमें क्या करना है, सबसे पहले आइडेंटिफाई और डिवीजन वर्क। ये मैं बात आपको बता चुका हूँ, सबसे पहले हमें काम क्या है उसको आइडेंटिफाई, उसको चिन्हित करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और एक दूसरे के अंदर डिवाइड करना पड़ेगा, जॉब को एलोकेट करना पड़ेगा, वर्क को डिवीजन करना पड़ेगा, तू ये काम करेगा, तू ये काम करेगा और मैं ये काम करूंगा। समझे मेरी बात? ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें बर्डन शेयरिंग करेंगे। इसके साथ साथ क्या करेंगे, बर्डन शेयरिंग, यानी एक दूसरे का बर्डन एक दूसरे पे शेयर करेंगे। कोई एक आदमी सारा बर्डन नहीं रख सकता, ताकि इससे फायदा क्या, एक तो बर्डन शेयरिंग हो जाएगा, दूसरा फायदा क्या कि नो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, यानी किसी प्रकार का वर्क का डुप्लीकेशन नहीं होगा, उसका वापस वापस काम नहीं होगा। मैं किसी बिल्डिंग वाले से बात करके आया, एट द सेम टाइम कोई दूसरे पार्टनर मेरे वो जाके वापस बात करके आया बिल्डिंग वाले से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क हो जाएगा। एक ही आदमी दो जगह, एक ही एफर्ट अपने दो जगह लगा रहा है, टाइम वेस्ट, मनी वेस्ट और सबसे मेन बात रिसोर्सेज का सही ढंग से यूज नहीं हो पाएगा। यानी मैं किसी को डन करके आ गया, इधर से दूसरे सर हुए और वो किसी को डन करके आ गए, तो हम दोनों ही, क्योंकि हमारा जॉब क्लैरिफाई नहीं था, हमारा वर्क डिवीजन नहीं था, तो हम जो इसका मन पड़ा वो ऐसा काम कर रहा था। ऐसा नहीं करना है, सबसे पहले हमें अपने काम को समझना है और उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 क्या बोलता है, देखिएगा, स्टेप नंबर 2 बोलता है डिपार्टमेंटलाइजेशन। क्या बोलता है, डिपार्टमेंटाइजेशन। ये क्या है डिपार्टमेंटलाइजेशन, इसको बोलते हैं विभागीकरण। क्या बोलते हैं, विभागीकरण। क्या है इसका मतलब, देखिएगा, हमें क्या करना है, हमें डिवाइड करना है, डिवाइडेड एक्टिविटीज, सारी एक्टिविटीज को हमें डिवाइड करना है डिपार्टमेंट या ग्रुप वाइज। ये समझ लो आप, क्या करना है, ग्रुप वाइज। खाली यहाँ पे ये काम नहीं होगा, हमने उसके साथ साथ, जैसे मैंने किसी अपनी दूसरी फैकल्टी को यानी दूसरे सर को मैंने बोला कि भाई आपको ये ध्यान रखना है कि हमें कौन सा कोर्स लॉन्च करना है, तो कौन सा कोर्स लॉन्च करने के साथ साथ उनको एक और डिपार्टमेंट दे दिया मैंने, कोर्स लॉन्चिंग का, दूसरा मार्केटिंग का, देखो मिलता जुलता डिपार्टमेंट है, तीसरा नोट्स टाइपिंग का। यानी पूरे का पूरा एक काम किसको दे दिया मैंने, एक ही आदमी को दे दिया, एक ही बंदे को दे दिया। बोले तुम अपने अंडर आदमी रखो, टाइपिस्ट बिठा दो अपने अंदर मार्केटिंग वाले बंदे बिठा दो और उसके साथ साथ आपको कोर्स बनाना है, ये आपकी जिम्मेदारी है, राइट। तो ये 3 काम आपको क्या कर दिए, एक ही डिपार्टमेंट के बांट दिए। फिर उसके साथ जैसे मेरा काम है, मेरा ज़्यादातर काम मेरे ऑर्गेनाइजेशन में बाहर का ही काम रहता है, यानी पब्लिक डीलिंग का काम मेरा रहता है। पब्लिक रिलेशन ऑफिसर कह दो मुझे, और रिकवरी ऑफिसर कह दो, जो मेरा नाम ये लोग सेव करके रखते हैं, जो मेरे नाम से रिकवरी ऑफिसर से जानते हैं मुझे। यानी जब फिजिकल पढ़ाते हैं तब रिकवरी करने का काम मेरा ही होता था। फिजिकल जब वो पेरेंट्स से माथापच्ची करना होता था, बच्चों को पैसे लेने होते तो ये सब काम मेरा ही होता था। तो रिकवरिंग ऑफिसर वाला नाम दे रखा है, ठीक है। तो जैसे रिकवरी करनी हो, आपको बाहरी किसी पब्लिक रिलेशनशिप, यानी आप अपने पेरेंट्स से मीटिंग करनी हो, उनको इन्फ्लुएंस करना हो, उनसे बातें करनी हो, तो ये भी काम मेरा है। बाहरी तत्व, एक्सटर्नल जो भी मैटर्स है वो सारे मैं देखता हूँ, चाहे सोशल लाइफ को मेंटेन करना है तो वो मैं देखता हूँ, राइट। उसके साथ बाहरी जैसे किसी बिल्डिंग वाले से डील करनी है, एग्रीमेंट करने हैं, डीड बनानी है, मतलब कुछ भी XYZ जो बाहरी तत्व जितने भी है ना, वो सारे के सारे मैं हैंडल करता हूँ। तो एक मेरा डिपार्टमेंट है, मेरा डिपार्टमेंट फिक्स है कि भैया मुझे इस चीज़ को समझना है। यानी बाहरी में जो चीज़ें आ जाए, जैसे अगर मार्केटिंग करनी है और इंटरनल मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग का सिस्टम है, तो कोई दूसरा सर देखेंगे, फैकल्टी देखेंगे जो स्पेशलाइज्ड है इसके अंदर। लेकिन जहाँ अगर मुझे होर्डिंग्स और इस तरीके से, पहले हम लगाते थे होर्डिंग्स और इस तरीके से, तो वहाँ देखनी है तो मुझे एजेंसी वाले से बात करनी है, या मार्केटिंग न्यूज़पेपर वाले से बात करनी है, मीडिया वाले से बात करनी है, तो ये सारी मैं करूँगा कि वहाँ डीलिंग की बात होगी। तो ये डिपार्टमेंट अलग है। हालांकि मार्केटिंग का पार्ट मेरे डिपार्टमेंट के अंदर भी आ रहा है, लेकिन क्या हो रहा है कि हमने क्या कर दिया, डिपार्टमेंट को इस तरीके से बांट दिया कि विभाग को मार्केटिंग हिसाब से नहीं बांटा, हमने किस हिसाब से बना कि कौन किस काम में परिपक्व है, कौन स्पेशलाइज्ड है जिस काम में, उस काम के हिसाब से हमने हमारा डिपार्टमेंट मांग लिया, ठीक है। जैसे कि पढ़ाने वढ़ा में और ये सब चीज़ों में जो नोट्स है और इन चीज़ों में सारी दूसरी चीज़ों से मैनेजमेंट में एक फैकल्टी को रख दिया। उसके बाद दूसरे मेरे जो पार्टनर है वो क्या करते हैं, ज़्यादातर ये सब ऑनलाइन मार्केटिंग से लेकर जो भी टेक्निकल फील्ड है वो सारा वो देखते हैं। उसके साथ साथ तीसरी बात जो मैं करता हूँ, जो मैंने आपको बता चुका हूँ, ये सारे काम। तो हमने डिपार्टमेंट को इस तरीके से विभागीकरण कर दिया, डिपार्टमेंटलाइजेशन कर दिया। तो इससे क्या हुआ, ग्रुप वाइज हमने काम को बांट दिया। तो काम क्या हो गया, छटनी होगी और अपने स्पेशलाइज्ड जॉब के हिसाब से छटनी होगी, तो किसी को कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है, ठीक है। स्टेप नंबर 3 क्या करना है आपको, स्टेप नंबर 3 में करना है आपको असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज।
अब जब सब काम आपने बांट ही दिया कौन किस में एक्सपर्ट है, तो अब उसको ड्यूटीज बांट दो, यानी उनकी जॉब पोजीशन बता दो कि भैया हाँ अब आपका ये काम है, आपकी ड्यूटीज ये है, अब इससे रिलेटेड जो भी काम होगा वो आप देखोगे, ये आपकी ड्यूटी है, आपका दायित्व और आपको देखना है, ठीक है। यानी आपने क्या कर दिया, आपने जॉब पोजीशन कर दिया, आपने वर्क को एलोकेट कर दिया, वर्क को बांट दिया, ठीक है, वर्क को एलोकेट कर दिया, वर्क को बांट दिया, इस तरीके के सारे काम कर दिया आपने, जिससे क्या हुआ, आप डिपार्टमेंट बन गया, आदमी के सबका वर्क डिवीजन हो गया। तो अब आप सिर्फ काम बांटने और काम आप बांट लोगे, उसके बाद तीसरे स्टेप में कोई इशू नहीं आएगा। चौथा स्टेप बोलता है आपको क्या करना है, एस्टेबलाइजिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। अब आपको मैंने जैसे बोला ना, वीकली हम बैठेंगे आपस में, वीकली हम बात करेंगे, सारी बातें मैं कह चुका हूं, वीकली अपन बैठेंगे, वीकली बातें करेंगे। ये क्या है, ये रिपोर्टिंग रिलेशनशिप है। यानी मैंने मेरी फील्ड में क्या काम किया, इसकी रिपोर्टिंग मैं किसको दूंगा, यानी मैं भी तो किसी को रिपोर्टिंग करूंगा ना। तो हम क्या करते हैं, जैसे हमारा डिपार्टमेंट लगभग हमारे अथॉरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, लगभग समान है, तो हम एक दूसरे को रिपोर्टिंग करते हैं। और जब ऐसा लगता है कि हमारे ऊपर भी कोई सुपीरियर है यार, हमारे नीचे जो लोग हैं जो काम कर रहे हैं, वो रिपोर्टिंग किसको करेंगे, जैसे कोई टाइपिंग वाला बंदा है या किसी प्रकार का कोई बंदा है, तो वो रिपोर्टिंग करेगा, जो पर्टिकुलर फैकल्टी उसको हैंडल कर रही है तो वो उन सर को रिपोर्टिंग करेगा कि सर टाइपिंग में आज इतना काम हुआ, इस तरीके से। मार्केटिंग वाला बंदा है तो मुझे रिपोर्टिंग करेगा, सर आज मार्केटिंग में हमने ये क्या, इस तरीके से। और जैसे उसको पैसा देना हो, चाहे उसके रिलेटेड कोई भी काम हो, तो ये रिपोर्टिंग फ्रेम वो मुझे करेगा और मैं किनको करूंगा, मैं भी तो आपस में करेंगे। तो वीकली हम बैठेंगे, वीकली हम मीटिंग करेंगे और हम बताएंगे मेरी फील्ड में मैंने इतना काम किया है, इतना हो चुका है, इतना पेंडिंग है। फिर दूसरे सर बताएंगे इस तरीके से काम हुआ, तीसरे सर बताएंगे इस तरीके से काम हुआ। तो इस तरीके से हमारा पूरा काम चलता है। इसको बोला जाता है चौथा स्टेप, जो एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। आपको बांटना ही पड़ेगा, ठीक है। यानी उस रिपोर्टिंग रिलेशनशिप में आप ये भी डिसाइड करोगे कौन किससे ऑर्डर लेगा और कौन किसके अंडर में रहेगा। तो यहाँ पे एक शब्द ये भी लिख सकता हूं मैं, आपको ये एस्टेब्लिश करना पड़ेगा कि हु हैज टू टेक ऑर्डर फ्रॉम एंड टू whom he is accountable। क्या मतलब हुआ इसका, यानी ऑर्डर किससे लेगा वो, ये भी इस रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अंदर पता चलेगा, रिपोर्टिंग रिलेशनशिप के अंदर। और काम करने के बाद वो अकाउंटेबल किसको होगा, यानी जैसे अगर हम बराबर के हैं तो हम क्या करेंगे, एक दूसरे के लिए अकाउंटेबल हो गए, हमें एक दूसरे को बताना पड़ेगा किसने किस फील्ड में कितना काम किया, राइट। तो ये चीज होगी चौथे स्टेप के अंदर। ओके ठीक है सर, यहां तक हमें समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर ठीक है। अब चलते हैं हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के ऊपर, यानी ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है समझ लिया हमने, स्टेप्स क्या है, प्रोसेस समझ लिया। अब इसके ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के ऊपर चलते हैं। स्ट्रक्चर यानी इसका ढांचा क्या है, ढांचे की बात करते हैं अपन, इसके ढांचे की बात करते हैं। ढांचा किस तरीके से काम करता है, किस किस तरीके के ढांचे हो सकते हैं। स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन, संगठन का ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर ढांचा किस किस तरीके का हो सकता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर बेसिस होता है, ठीक है। चलो, दो तरीके के हमारे सामने, सबसे पहले फंक्शनल। मुख्यतः दो तरीके होते हैं, एक फंक्शनल होता है, एक होता है डिविजनल। एक होता है डिविजनल स्ट्रक्चर, एक होता है फंक्शनल, एक होता है डिविजनल। फंक्शनल को हम क्या बोलते हैं, अगर हिंदी में बोलना चाहूँ तो मैं क्या बोल सकता हूँ इसको कार्यात्मक ढांचा, ठीक है। और इसको बोल सकता हूँ मैं प्रभागी, ठीक है, प्रभागी ढांचा, ये प्रभागी ढांचा, ठीक है। ठीक है सर, समझ में आ गया। अब एक एक समझते हैं, पहले फंक्शनल को समझते हैं। फंक्शनल किस तरीके, ये सिंपल से है, ज्यादातर यूज होता है, ये ज्यादातर यूज होता है। इसमें क्या किया जाता है, इसमें किया जाता है ग्रुपिंग ऑफ जॉब ऑफ सिमिलर नेचर अंडर फंक्शनल्स। क्या किया जाता है, जो सिमिलर नेचर के जॉब है उनको एक फंक्शन के रूप में उनका ढांचा बना दिया जाता है। भाई आपका ये कार्य रहेगा, जैसे मैंने बोला मेरा ये कार्य रहेगा, तो फंक्शनल के हिसाब से अपने अपने कार्य के हिसाब से हम क्या कर लेते हैं, उसको बांट लेते हैं, राइट। यानी इसमें क्या होता है, जितने भी डिपार्टमेंट है, यानी ऑल डिपार्टमेंट रिपोर्ट टू अ कोऑर्डिनेटर, कोऑर्डिनेटिंग हेड। यानी यहाँ पे क्या होता है, मैं बना के दिखा देता हूँ आपको। ये है जैसे मैनेजिंग डायरेक्टर MD, इसके नीचे आ गया HR, कौन आ गया, ह्यूमन रिसोर्सेज वाला। इसके नीचे आ गया मार्केटिंग, कौन आ गया, मार्केटिंग वाला। इसके नीचे आ गया कौन, तुम्हारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाला आ गया। इसके नीचे कौन आ गया, इसके अंदर परचेजिंग वाला डिपार्टमेंट आ गया।
अब ये डिपार्टमेंट फंक्शन के हिसाब से एचआर का काम किसी को स्टाफिंग करना, किसी को नियुक्ति देनी, वो सारा काम। मार्केटिंग है, विपणन का काम मार्केटिंग का काम है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना है आपको। उसके बाद परचेजिंग का काम है, तो किसी परचेज क्या क्या करना है, कितना माल होना चाहिए, कितना ईओक्यू के ऊपर नीचे होना चाहिए, उस तरीके से। और ये सब क्या करेंगे, ये सारे के सारे रिपोर्टिंग किसी करेंगे, जो कोऑर्डिनेटिंग हेड होगा इनका। और कोऑर्डिनेटिंग हेड कौन है यहाँ पे, मैनेजिंग डायरेक्टर। इनके नीचे भी लोग होंगे, इनके नीचे भी फंक्शन के हिसाब से बहुत सारे लोग होंगे। यानी ये मार्केटिंग देखेगा सोशल मीडिया की, ये मार्केटिंग देखेगा बाहर आउटडोर की, ये इंडोर की, इस तरीके से ये भी वापस इनको रिपोर्टिंग करेंगे और ये ऊपर की रिपोर्टिंग। इसमें बोलते हैं फंक्शन के हिसाब से अपने अपने आदमी बांटे हुए, राइट। ठीक है, अब बढ़ते हैं डिविजनल, जो प्रभागी जो ढांचा है वो किस हिसाब से है। तो देखिएगा, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर comprises ऑफ सेपरेट बिजनेस यूनिट। ये क्या करता है, एक सेपरेट बिजनेस यूनिट बना लेता है, एक इकाई बना लेता है। क्या बना लेता है, इकाई, बिजनेस इकाई बना लेता है। या उसको हम कह सकते हैं इकाई कह दो, या कह सकते हो डिविजन्स कह सकते हो, इसलिए इसका नाम क्या पड़ता है, डिविजनल स्ट्रक्चर पड़ता है। ये एक डिवीजन बना देता है। कैसे बनाता है जरा समझिएगा, यहाँ पे नीचे की तरफ बना रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझ आए। जैसे ये बैठे हमारे एमडी साहब, एमडी साहब बैठे, एमडी साहब के नीचे कौन आया, एमडी साहब के नीचे जैसे कॉस्मेटिक्स आइटम आई, यहाँ पे आई गारमेंट्स, यहाँ पे आए फुटवेयर्स, यहाँ पे आए आपके स्किन केयर के रिलेटेड प्रोडक्ट, यानी ये फेयर एंड लवली और ये सब, ठीक है। अब कॉस्मेटिक के अंदर भी कोई बंदा, या इधर से समझ लो, ये थोड़ा ठीक रहेगा, यहाँ समझ लो, गारमेंट के अंदर भी कोई बंदा एचआर का होगा, यानी उसको स्टाफिंग गारमेंट में कौन सा स्टाफ रखना है, कौन सा हटाना है वो देखेगा। इसके अंदर भी कोई बंदा मार्केटिंग का होगा, यानी गारमेंट के अंदर मार्केटिंग कैसे करनी है, जो रेडीमेड गारमेंट है इनकी मार्केटिंग कैसे करनी है, उसका बंदे होंगे। इसके नीचे भी कौन होंगे, R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट होंगे, किस तरीके से हमें रिसर्च डेवलप करके आगे इसको बढ़ाना है, ग्रोथ करनी है। और इसके अंदर भी परचेजिंग वाले डिपार्टमेंट होंगे। तो ये डिपार्टमेंट क्या हुआ, एमडी साहब ऊपर बैठे हैं, इन्होंने क्या किया, डिपार्टमेंट, इनको बोला जाता है बिजनेस यूनिट। इनको क्या बोला जाता है, बिजनेस यूनिट। बिजनेस यूनिट कह दो या डिविजन्स कह दो। इन्होंने क्या क्या विभाग बांट दिए, डिवीजन कर दिए। कॉस्मेटिक का डिवीजन अलग, गारमेंट का अलग, फुटवेयर का था। और फिर उसके अंदर भी क्या है, अलग अलग टाइप के लोग हैं। तो ये क्या हुआ, जब यहाँ पे एक्चुअल में क्या हुआ, यहाँ से इसको क्या डिवीजन के अंदर बांटा गया, किस में बांटा गया, डिवीजन में। और डिवीजन के अंदर क्या किया, फंक्शन के अंदर बांटा गया, फंक्शनल स्ट्रक्चर के रूप में काम किया गया। तो आगे जाके वापस ये क्या हुआ, डिवीजन के अंदर भी फंक्शन के हिसाब से अलग अलग डिपार्टमेंट दिए गए, राइट। आई होप दोनों आपको समझ में आया होगा, फंक्शनल और डिविजनल, फंक्शनल और डिविजनल। अब दो तरीके के विभाग और होते हैं, या ढांचे और होते हैं, उनको समझते हैं। सबसे पहला एक है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। कौन सा है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या बोलते हैं, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, यानी इसको बोलते हैं हिंदी में क्या बोलते हैं, औपचारिक। बोलते हैं फॉर्मेलिटी क्या कर रहा है, औपचारिकता क्या निभा रहे हो, वो वाला औपचारिक है, ठीक है। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हमारे सामने आ गए। और क्या कहता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड रुकिएगा, ठीक है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या कहता है, औपचारिक जो हमारा ढांचा है वो क्या कहता है, वो कुछ नहीं कहता। ये सबसे पहले तो ये डिजाइन कौन करता है, इसको डिजाइन बाय मैनेजमेंट, डिजाइन बाय मैनेजमेंट टू accomplish a particular टास्क। सबसे पहले एक फॉर्मलिटी, एक फॉर्मल रूप में, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन नाम से पता चल रहा होगा, औपचारिक रूप से, यानी एक पूरी लाइन, लेंथ, फंक्शन, किसी का क्या काम, ये सब कौन डिजाइन करता है, मैनेजमेंट डिजाइन करता है। और सबको डिजाइन इसलिए करता है कोई एक पर्टिकुलर टास्क को पूरा करने के लिए, और सबको उसी लाइन के अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है, ठीक है। यानी यहाँ पे सब कुछ क्लियर है, यानी इट स्पेसिफाइड, ये क्या करता है, स्पेसिफाइड करता है क्लियर रेस्पॉन्सिबिलिटी, यानी सबकी रेस्पॉन्सिबिलिटी को, दायित्व को एकदम क्लियरली स्पेसिफाइड करता है कि भाई आपकी ये रेस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी ये जिम्मेदारी, आपकी ये अथॉरिटी है, उसकी अथॉरिटी को भी एकदम क्लियरली डिफाइन करता है, क्लियरली बताता है कि आपकी अथॉरिटी क्या रहेगी, राइट। और उनकी बाउंड्रीज को भी बताया कि इन बाउंड्रीज के बाहर जाके आपको काम नहीं करना है, आपकी ये बाउंड्रीज, यानी बाउंड्रीज ऑफ अथॉरिटी कह दो, बाउंड्रीज ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी कह दो, दोनों की बात सेम है, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। अब जब ये बाउंड्रीज और रेस्पॉन्सिबिलिटी की, यानी अथॉरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात आती है यहाँ पे, तो यहाँ पे
भी जाके ये रिस्पॉन्सिबिलिटी और जो अथॉरिटी है हमारी, जो जिम्मेदारी है हमारी और जो हमारा पावर है, वो दोनों तरीके से हो सकते हैं। वो फंक्शनल भी हो सकता है और वो डिविजनल भी हो सकता है, जो जस्ट अपन ऊपर पड़े। यानी ये वापस फंक्शनल और डिवीजन हो सकते हैं, लेकिन फॉर्मल जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका हम ये समझते हैं कि वो क्या होता है, एक पर्टिकुलर मैनेजमेंट के द्वारा बनाया गया एक फॉर्मल ढांचा होता है एक पर्टिकुलर टास्क को हासिल करने के लिए, राइट। उसमें सबकी बाउंड्रीज, सबकी लिमिटेशन, सबकी अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी सब तय होती है और उस तय स्पेसिफाइड होती है और उसी अकॉर्डिंग सबको काम करना पड़ता है एक औपचारिक तरीके से, राइट। ठीक है, ओके सर, समझ में आ गया। तो सर इसका जस्ट ऊपर उल्टा होगा इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। सर वो क्या है, नाम से फिर आपको पता चल गया होगा। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम क्या बोल सकते हैं, अनौपचारिक बोल सकते हैं, राइट। अनौपचारिक, हाँ कैसे लिखते हैं, हाँ अनौपचारिक, ठीक है। अनौपचारिक का मतलब क्या हुआ, जिसमें किसी प्रकार का कोई सिस्टम नहीं कम्युनिकेशन का, कोई कहीं से भी घुस के कम्युनिकेशन कर सकता है। इट इमर्ज फ्रॉम विद इन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। पहली बात तो समझाता हूं क्या है, अभी एक सेकंड रुकेगा। वेयर पीपल इंटरेक्ट beyond their officially defined role। क्या बात कहता है ये, समझेगा। क्या कहता है ये, इट इमर्ज फ्रॉम विद इन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ये किससे होता है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन से होता है। कैसे, देखो औपचारिक तरीके से ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट में सारा सिस्टम तो बना दिया, लेकिन जब वो आपस में बात करते हैं तो एक तरह से फ्रेंडली नेचर में बात करते हैं, बिना कोई ऑफिशियली बात करते, एक दूसरे से गप्पे मारने हो गए, या कोई काम बताना हुआ कि भाई तू मेरे डिपार्टमेंट का 2 मिनट तू वहाँ जा ही रहा है तो मेरा काम भी लेटर वहाँ पहुँचा के आ जाना। इस तरीके से जब मैनेजर आपस में बात करते हैं अनऑफिशियली, तो ये क्या हो गया, ये हो गया इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। जो क्या होता है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही होता है लेकिन आपस में होता है, उनके काम तो फॉर्मली करना है लेकिन आपस में वो इनफॉर्मली होते हैं, तो इसे बोला जाता है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सबसे पहली बात, इसमें किसी प्रकार का नो रिटन रूल्स, यहाँ पे कोई रिटन रूल्स नहीं होते। रिटन रूल्स नहीं होते मतलब ये डिपार्टमेंट वाला इससे बात नहीं करेगा, इस तरीके से बात नहीं करेगा, जैसे कोई रूल्स नहीं है। या तुम मुझसे हेल्प मांग सकते हो, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुम्हारी अथॉरिटी है कि तुम अपने पास वाले को कह सकते हो तू मेरा काम कर ले, ऐसा कोई रिटन रूल्स नहीं है, बट ही कैन डू दैट, मतलब वो कर सकता है, बिकॉज ये क्या इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, अपने हिसाब से बना सकता है। ठीक है, बस एक चीज और ध्यान रखना, इसमें कोई प्रॉपर क्या नहीं होता, डज नॉट हैव फिक्स्ड लाइन ऑफ कम्युनिकेशन। इसमें कोई प्रकार का लाइन ऑफ कम्युनिकेशन फिक्स नहीं होता कि क्या फोन पे बात करेगा, क्या मैसेज पे बात करेगा, क्या व्हाट्सएप पे चैट करेगा, टेलीग्राम पे करेगा, या सीधे सीधे आपस में फेस टू फेस बाहर चाय की थड़ी पे मिलकर भी बात कर सकता है। तो कोई फिक्स्ड लाइन ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है, कोई फिक्स लाइन ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है। ठीक है सर, फंक्शनल समझ में आ गया, डिविजनल समझ में आ गया, फॉर्मल समझ में आ गया, इनफॉर्मल समझ में आ गया। और क्या हो सकते हैं, और 2 प्रकार के और हो सकते हैं जो मैं आपको बताता हूं। वो क्या है, एक है डिसेंट्रलाइजेशन और दूसरा है सेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन और सेंट्रलाइजेशन। ठीक है, ये क्या है डिसेंट्रलाइजेशन, समझेगा। एन ऑर्गेनाइजेशन is centralized when decision making authority is retained by higher management levels। समझेगा सीधी। और दूसरी बात, दूसरी लिख देता हूं, वेर एवर इट इज डेलीगेटेड decentralized when such authority इज डेलीगेटेड। क्या मतलब है, समझेगा जरा।
सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है? जब ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रलाइज होता है, व्हेन डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी इज रिटेन्ड बाय हायर मैनेजमेंट लेवल, जब हायर मैनेजमेंट लेवल के पास सारी अथॉरिटी जब उसके पास रिटेन हो जाती है तो इसको बोलते हैं सेंट्रलाइज्ड, ठीक है। और डिसेंट्रलाइज का मतलब हो गया जब वो अथॉरिटी क्या होते हैं, डेलीगेटेड हो जाती है। डेलीगेट का मतलब नीचे आप क्या कर सकते हो, विभागों में बांट देते हो, ठीक है। डेलीगेट को सबसे पहले समझते हैं, फिर वापस इस पे आते हैं। तो देखना डेलीगेशन का मतलब क्या होता है। डेलीगेशन का मतलब होता है आपके सामने अंतरण, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अंतरण, ठीक है। क्या मतलब होता है? डाउनवर्ड ट्रांसफर of authority, downward transfer of authority from an superior to a subordinate, समझेगा। डेलीगेशन का मतलब क्या? डेलीगेशन का मतलब हिंदी में बोले तो अंतरण। अंतरण का मतलब जब सुपीरियर आदमी अपनी पावर को या अपनी अथॉरिटी को ट्रांसफर कर लेता है डाउनवर्ड, डाउनवर्ड यानी सुपीरियर आदमी नीचे की तरफ डाउनवर्ड कर लेता है, सबऑर्डिनेट की तरफ, तो इसको क्या बोला जाता है? डेलीगेशन। डेलीगेशन मतलब किसी को देना, देना मतलब सेम समान आदमी को नहीं देना, नीचे की तरफ किसी को डेलीगेट करना, किसी को आगे अपने पावर को देना या किसी तरीके से अथॉरिटी को नीचे डेलीगेट करना, राइट। इसको बोला जाता है डेलीगेशन। और जब डेलीगेशन किसी को नीचे दे दिया जाए तो इसको बोला जाता है डिसेंट्रलाइजेशन। क्या बोला जाता है? डिसेंट्रलाइज। अगर वो अथॉरिटी अपने पास ही रखे, यानी अथॉरिटी का डेलीगेट कर दे, अगर नीचे दे दे तो डिसेंट्रलाइजेशन। अगर अथॉरिटी अपने पास ही रख ले, हाई लेवल मैनेजमेंट, तो वो क्या कहलाएगा? सेंट्रलाइज। यानी सारा का सारा पावर बैकअप का होगा, यहाँ होगा सेंटर के अंदर, और यहाँ से सारी चीज मेंटेन हो रही है, तो ये क्या होगा? सेंट्रलाइजेशन। अगर ये पावर यहाँ है, थोड़ा पावर इनके पास है, लेकिन ये अपने पावर को थोड़ा थोड़ा बांट देते और बोले तुम यहाँ से कंट्रोल करो, ये थोड़ा पावर तुम्हें भी दे दी, अथॉरिटी तुम्हें भी दे दी, और फिर ये नीचे कंट्रोल करते हैं, इसे बोला जाता है डिसेंट्रलाइजेशन। इसे बोलता है डिसेंट्रल। सिंपल सी बात, कोई तरह की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नहीं सर, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होना आपका नहीं, ओके। तो यहाँ तक ऑर्गेनाइजेशन की सारी बात कर ली अपने। ऑर्गेनाइजेशन के समझ लिया क्या होता है, उसका प्रोसेस समझ लिया। सबसे पहले प्लानिंग समझा, प्लानिंग के इंपॉर्टेंस समझे, उसके प्रोसेस समझे। फिर ऑर्गेनाइजेशन समझा, ऑर्गेनाइजेशन की प्रोसेस समझा। फिर हमने कितने प्रकार ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, फंक्शनल, डिविजनल समझा, और फॉर्मल, इनफॉर्मल समझा, और सेंट्रलाइज, डिसेंट्रलाइजेशन समझा, और उसके साथ साथ हमने डेलीगेशन को भी समझते हुए चला, ठीक है। एक छोटी सी चीज रहेगी बीच में, वैसे मैंने छोड़ी हुई थी, लेकिन लिखा देता हूँ एक बार, 2-3 पॉइंट है, देख लेना, फिर नोट्स में लिखे हुए। इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, यानी संगठन, ये संगठन करना है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस समझेगा। आपको पता ही है क्या तरीके इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले तो स्पेशलाइजेशन हो जाता है, इसकी वजह से क्या हो जाता है? स्पेशलाइजेशन होता है। स्पेशलाइजेशन यानी जब आप जॉब किसी को अपने अपने फंक्शन के हिसाब से जॉब को बांटोगे तो वो स्पेशलाइज हो जाएगा। जैसे मैंने कहा कि मैं बाहरी काम के लिए, पब्लिक रिलेशन के लिए एक स्पेशलिस्ट पर्सन हूँ हमारे अंदर, तो वो स्पेशलाइजेशन हो गया। तो वो काम जो मुझे दिया गया उसको मैं और अच्छी तरीके से करूंगा, क्योंकि मेरे फंक्शन के हिसाब से दिया गया, तो ये स्पेशलाइजेशन हो गया। दूसरा क्या हो गया? दूसरा क्लैरिटी आ जाती है वर्किंग रिलेशनशिप के अंदर। किसके अंदर? वर्किंग रिलेशनशिप के अंदर क्लैरिटी आ जाती है। एक दूसरे, मैंने नहीं बोला एक आदमी 2 बार जाएगा, फिर अपना टाइम खराब करेगा, मनी वेस्ट करेगा, और आपस में उलझेगा भी और कंफ्लिक्ट भी होगा। तो वर्किंग रिलेशनशिप के अंदर क्लैरिटी आ जाती है, भैया मुझे ये काम करना है, ये काम मुझे ही करना है, और मुझे इस काम का अकाउंटेबिलिटी मेरी, या किसी को मुझे रेस्पॉन्स करना है तो इस काम का, यानी मुझे मेरे काम का किसी को ऊपर हायर अथॉरिटी को बताना है या नहीं बताना है, ये सब क्या होती है पहले ही सारी क्लियर हो जाती है बिकॉज ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, राइट। और क्या हो सकता है सर? इसी की वजह से इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव होगा। सर आपका सिस्टम हमने देखा और हमें ऐसा लगता है बहुत अच्छी तरीके से, इफेक्टिव तरीके से आप इस सिस्टम को चलाते हो, तो इसलिए चलाते हैं क्योंकि हमने उसको ऑर्गेनाइजिंग कर रखा है अच्छी तरीके से। तो एक इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव, एक प्रशासनिक जो ढांचा होगा हमारा, वो बहुत ही प्रभावशाली हो जाएगा, बहुत ही इफेक्टिव हो जाएगा। और जो एक्सपांशन, जब भी हमें किसी चीज़ का एक्सपांशन करना पड़ेगा या हमें ग्रोथ करनी पड़ेगी, तो वहाँ पे हमें किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि हमारा काम जो हमारे पास है और एक्स्ट्रा काम एक्सपांशन भी हम ले सकते हैं या ग्रोथ भी कर सकते हैं, राइट। ओके, ठीक है सर, बिल्कुल हमें समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें ये समझ में आ गया, ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर भी समझ में आ गया, प्लानिंग भी समझ में आ गया, आपने बहुत अच्छे तरीके से समझाया। हम आपको थैंक्स मैसेज के थ्रू या फिर टेलीग्राम के थ्रू या फिर कमेंट करके आपको बता दिया जाएगा। ओके, ठीक है। तो आज का पार्ट 3 खत्म करते हैं यहीं पे, पार्ट 4 में मिलते हैं। फिर 3 तरह के फंक्शन रह गए, उनको भी एलोबरेट करेंगे, उनको भी समझेंगे। चलो बहुत बहुत धन्यवाद, आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं।